क्यूट लिटिल स्टार्स। तो हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो ऑलमोस्ट ख़त्म पर आ गया है एंड ये उस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट वर्सेस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इक्वेशन के बारे में, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। एंड पार्ट 2 में बेटा हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन इंटायर प्लांट पढ़ा, हाउ प्लांट एक्सचेंज गैसेस पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा। ठीक है, अब इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट वर्सेस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, हम सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन की सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? पहली सिमिलैरिटी है एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी क्या है बेटा? एनर्जी है ना। प्लांट और एनिमल्स दोनों ही रेस्पिरेशन में एटीपी रिलीज होती है और एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ा था बेटा। अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जाकर पहले वो दोनों वीडियोस देखो ताकि सिस्टमैटिक वे में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते जाएं। देखो, जैसे हम रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं, उससे हम एनर्जी लेते हैं, वैसे ही प्लांट ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाता है यानी एटीपी बनाता है। और ये ना कुछ साइकिल्स के थ्रू होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। वो साइकिल्स कौन सी होती हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आप हायर क्लासेस में 11-12 में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, बोथ नीड एंजाइम्स एंड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में पहले मैंने बताया आपको, दोनों में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों के थ्रू ही एटीपी का रिलीज होता है। और ये तीनों जो फेजेस होते हैं, जो साइकिल्स होते हैं, वो इन दोनों रेस्पिरेशन में होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, ये भी हमें पता है। और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इस चीज़ के लिए दोनों को एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या करता है? एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है ना। जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। चलो अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। पहले प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। गैस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक पार्ट के थ्रू, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीव के सरफेस पे। लेंटिसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और रूट तो हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, रूट बिलो द सॉइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विच इज़ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। हमें पता है जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, एंड जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, और जो ग्लूकोज होता है वो उनका बेसिक एनर्जी सोर्स होता है। प्लांट्स जो है बेटा वो स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं। जो एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स बना लेते हैं वो उन्हें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ये प्लांट्स में होता है इस तरह से, बट सेम इस तरह से एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में बहुत अलग तरह से होता है। एनिमल्स में गैस एक्सचेंज होता है कुछ ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे लंग्स। हमारे अंदर, हम ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू होता है। गिल्स में, फिशेस में होता है गिल्स के थ्रू। ठीक है, और स्किन में होता है अर्थवॉर्म के, अर्थवॉर्म में होता है स्किन के थ्रू। लंग्स के थ्रू किस में होता है? ह्यूमंस में, एनिमल्स में। गिल्स के थ्रू किस में होता है? फिशेस में। स्किन के थ्रू किस में होता है? अर्थवॉर्म में। ठीक है, इन 3 ऑर्गन्स के थ्रू हम लोगों में गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिश ना पानी में गिल्स यानी हम अपने जो उसके गिल्स होते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, हम ह्यूमंस लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फूड सोर्स की अगर हम बात करें, हम हमारा खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए।
ऑब्वियसली बेटा हम जैसे कि अदर प्लांट्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, अदर एनिमल्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। कहाँ पे स्टोर करते हैं? मेनली लिवर में स्टोर करते हैं और मसल्स में स्टोर करते हैं। जब हम फास्ट काम करते हैं तो बॉडी ग्लाइकोजन तोड़कर हमें एनर्जी देती है, ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। देखो बेटा, टेम्परेचर का रेट ना रेस्पिरेशन के साथ बढ़ता है। मतलब अगर रेस्पिरेशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ऑप्टिमम पॉइंट तक, यानी एक बेस्ट पॉइंट तक फॉर दैट कंडीशन, ठीक है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या मतलब है इसका? ज़्यादा हाई टेम्परेचर यानी बहुत गर्म, बहुत हीट होने पर एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विंटर सीजन में रेस्पिरेशन स्लो होता है प्लांट्स में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है? बहुत लो है बेटा। समर सीजन में रेस्पिरेशन फास्ट होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन फोर्सेज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो प्लांट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऐसे रेस्पिरेशन बेटा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है या फिर अल्कोहल बनता है, ठीक है, समझ में आया? वाटर की अगर बात करें बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए। जो ड्राई सीड्स होते हैं वो ऑब्वियसली कम रेस्पिरेशन दिखाते हैं, लेकिन जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पायर करते हैं, एक्टिवली रिस्पायर करते हैं, ठीक है। वाटर क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी होती है। ड्राई सीड्स में ऑब्वियसली वाटर एब्सेंट होता है। द वर्ड ड्राई, ड्राई मतलब पानी नहीं है, इसीलिए रेस्पिरेशन कम है। जर्मिनेटिंग सीड्स यानी उन्हें जर्मिनेट करने के लिए, जर्मिनेटिंग सीड यानी भीगे हुए सीड, गीले सीड, है ना। अगर हम कोई सीड को भिगो कर लगा देते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं, तो ये भीगे हुए सीड है यानी वाटर कंटेंट इनमें है, तो ये एक्टिवली रिस्पायर कर रहे हैं। मतलब अगर पानी होगा तो रेस्पिरेशन बढ़िया होगा, पानी नहीं होगा तो रेस्पिरेशन बहुत स्लो होगा। फूड अवेलेबिलिटी की बात करें तो मोर शुगर और स्टोर्ड स्टार्च इंक्रीज द रेट। रेस्पिरेशन का रेट डिपेंड करता है कि स्टोर्ड फूड कितना है, यानी स्टोर्ड स्टार्च या फिर शुगर या फिर प्रोटीन कितना अवेलेबल है। अगर फूड ज़्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर फूड कम है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी कम होगा। स्वीट फ्रूट्स बेटा जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, इनकी जो राइपनिंग स्टेज होती है वहाँ पर ये ज़्यादा रेस्पायर करते हैं क्योंकि उनमें स्टोर्ड शुगर ज़्यादा होता है। स्टेज ऑफ द प्लांट पर भी रेस्पिरेशन बहुत डिपेंड करता है क्योंकि जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, यंग शूट्स होते हैं, राइपनिंग फ्रूट्स, वो ज़्यादा रेस्पायर करते हैं रादर देन मैच्योर लीव्स। क्या मतलब है इसका? देखो प्लांट ना एक्टिवली ग्रो करता है, बहुत अलग अलग स्टेजेस में ग्रोथ होती है प्लांट की। कुछ स्टेजेस हो गए जर्मिनेटिंग सीड, यंग शूट्स एंड राइपनिंग फ्रूट्स, यानी यहाँ पे हाई रेस्पिरेशन रेट होता है, पानी भी बढ़िया मिल रहा है ना, फूड रिक्वायरमेंट भी बहुत है यहाँ पे। लेकिन जो मैच्योर लीव्स में क्या होते हैं बेटा? ओल्ड टिश्यूज़, है ना, इन्हें इतनी रिक्वायरमेंट चीज़ों की नहीं होती है ना, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन कम हो जाती है। आप नोटिस करोगे कि जो ग्रीन सीड्स होते हैं वो जब जर्मिनेट करते हैं तब तो बहुत बढ़िया रेस्पायर करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब वो प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसका रेस्पिरेशन रेट थोड़ा कम हो जाता है। प्रोड्यूस तो होती है हीट, लेकिन टेम्परेचर हाई रहता है, सब कुछ रहता है रेस्पिरेशन की वजह से, बट द प्रोसेस गेट्स अ लिटिल स्लो, ठीक है, अ लिटिल स्लो। सो हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर बेस्ट क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, बेस्ट होता है ये, है ना। वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम्स को। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। वाटर बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें वाटर नहीं होता जैसे ड्राई सीड्स, वो बहुत कम रेस्पायर करते हैं, बहुत स्लो रेस्पायर करते हैं। फूड की अगर हम बात करें, अगर फूड ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है।
चलो लास्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या इम्पोर्टेंस होती है रेस्पिरेशन की? प्रोवाइड्स एटीपी फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज़। एटीपी यानी एनर्जी। एनर्जी तो हमें चाहिए होती है बेटा हर एक्टिविटी के लिए, खाना, चलना, है ना, हार्ट बीट, मसल्स का काम करना, हर चीज़ के लिए एटीपी ज़रूरी होता है। तो हम वो हमें कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलता है। एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स के हर पार्ट ग्रो करते हैं। रूट्स नीचे जाती हैं, शूट स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, लीव्स एक्सपैंड होती हैं, सेल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, इलोंगेशन होती है। ये सब किसकी वजह से होता है? रेस्पिरेशन की वजह से होता है। रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, तभी तो बेटा ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड लीव्स आपको देखने को मिलेगी। एक छोटा प्लांट, एक छोटा सैपलिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक लार्ज ट्री बन जाता है। किसकी वजह से होता है? रेस्पिरेशन की वजह से होता है। एनर्जी फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड सेल डिवीजन। देखो ओल्ड टिश्यूज़ तो हमारे बॉडी में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का प्रोसेस वो होता है जो डेड या ओल्ड सेल्स को हटाता है, उनको रिप्लेस करता है। और ये सब कहाँ से होता है? रेस्पिरेशन की वजह से, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, यानी एटीपी मिलती है ना। क्या होता है, जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं या फिर रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू सेल्स। हेल्प्स इन मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब है? रूट बेटा सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना। ये ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पार्ट में प्लांट के, ठीक है, हर उस पार्ट तक जिसे एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी रेस्पिरेशन से देता है। हमेशा ध्यान रखो, हमें रेस्पिरेशन से क्या मिलता है? एटीपी मिलती है। और एटीपी क्या होती है बेटा? एनर्जी। बस इतना याद रखोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान रखना बिल्कुल। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेटिंग एंड फूड राइपनिंग। क्या मतलब है इसका? मैम मतलब ये है कि जब सीड जर्मिनेट करता है, यानी एक बीज है उससे छोटा प्लांट निकल रहा है। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन मतलब क्या है? ये एक बीज है, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे इससे एक छोटा सा, है ना, एक छोटा सा प्लांट निकलना स्टार्ट हुआ इस बीज से, ठीक है। इसका मतलब होता है जर्मिनेटिंग। तब स्टोर्ड फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो रेस्पिरेशन के थ्रू फॉर्म होता है ना। फ्रूट जब पकते हैं, यानी जब राइप हो जाते हैं, पकना, हम कैसे फ्रूट्स खाते हैं? राइप फ्रूट्स खाते हैं, कच्चे फ्रूट थोड़ा ना खाते हैं। कच्चा बनाना थोड़ी खाते हो, कच्चे मैंगो थोड़ा ना खाते हो आप, राइप यानी पका हुआ खाते हो। तो जब राइपनिंग हो जाती है फ्रूट्स की, तब भी एंजाइम्स को एनर्जी तो चाहिए होती है बेटा। वो उन्हें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। विदाउट रेस्पिरेशन प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इवन दो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं है, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था। प्लांट्स खाना बनाते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये रेस्पायर ना करें, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनमें सही से ना हो, तो ये सर्वाइव ही ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड यानी ग्लूकोज बनाता है, लेकिन फूड खुद यूज़ नहीं होता बेटा। उस फूड को रेस्पिरेशन तोड़कर इसने खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया फूड प्लांट ने। अब रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा? ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा एटीपी यानी एनर्जी में। अब ये एनर्जी प्लांट यूज़ करेगा अपने काम करने के लिए, जैसे ग्रोथ करने के लिए, है ना, बर्ड्स को फ्लावर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट बेटा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मेक श्योर बेटा आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोनों देखे हो, सो दैट द कॉन्सेप्ट गेट्स वेरी क्लियर इन अ सिस्टमैटिक वे, और ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक बेटा बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दो बेटा, एंड जितना हो सके शेयर करो, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, ठीक है। सो येस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।